हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। दोस्तों, हमने राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो है कल महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन पढ़े थे और हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा था। अंत में हमने सबसे अंत में रोलेक्ट एक्ट और खिलाफत आंदोलन का अध्ययन किया था। अब उसके आगे हम आज शुरू करते हैं। जो रोलेक्ट एक्ट आया 1919 और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। उसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होगा, 1922 तक चलेगा। असहयोग आंदोलन बात करें तो यह शुरू कब हुआ, तो यह शुरू 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ। अब हम आगे बात करें तो जो इसकी पुष्टि हुई वो 1920 के कानपुर, जो 1920 का कानपुर अधिवेशन हुआ उसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई। असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई। इसके बाद हम बात करें, जब असहयोग आंदोलन हुआ उस समय भारत में वायसराय चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? भारत का वायसराय कौन था? जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। जैसे ही असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दी हुई उपाधि केसर ए हिंद को त्याग दी। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद में त्याग दी। और जो इन जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि राय बहादुर को त्याग दिया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद में अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। अब इसमें क्या कार्य निर्धारित किया गया कि इसमें असहयोग का मतलब है कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, किसी भी स्तर पर अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। इसमें हम बात करें तो शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना और विदेशी वस्त्रों की होली जलाना। क्या था? विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, शिक्षण संस्थानों में भाग नहीं लेना और इसके बाद में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। एक क्या काम था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। एक बार फिर से देख लीजिए, असहयोग आंदोलन था वो 1920 से 1922 के मध्य चला। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई और जो इसकी पुष्टि हुई वो 1920 में जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ उसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई। इस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था चेम्सफोर्ड था। जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी और जो जमनालाल बजाज थे, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, उन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। अब जो असहयोग आंदोलन है इसका मुख्य आशय है कि असहयोग यानी कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। इसमें शिक्षण संस्थानों को त्याग दिया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अब जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसमें जो है इसके जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन के विरोध में सबसे पहले मोहम्मद अली की
गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में मोहम्मद अली की गिरफ्तारी हुई और इस आंदोलन में जो है एनी बिसेंट, उसके बाद हम बात करें तो विपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। असहयोग आंदोलन में एनी बिसेंट, विपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे, अर्थात इन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। और जो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई वो हुई थी मोहम्मद अली की। किसकी हुई थी? मोहम्मद अली की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। अब हम आगे देखें तो जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ वो किसी घटना के कारण फिर से बंद हो जाएगा और वो घटना है चोरा चोरी कांड। ये चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ और कहां पर हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड या चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। इसमें क्या हुआ कि एक पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी। जो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे वो आक्रोश में आकर जो पुलिस चौकी है उसको आग लगा देते हैं। ये लोग आग लगा दी गई। इसमें एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी मारे गए, यानी कि कुल 22 लोग मारे गए। इसके कारण गांधी जी ने बारदोली गुजरात से, कहां से? गांधी जी ने बारदोली गुजरात से 12 फरवरी 1922, बारदोली गुजरात से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जैसे ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि कन्याकुमारी के गांव की जो सजा है वो हिमालय के गांव को क्यों? एमएल नेहरू अर्थात मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के गांव की सजा हिमालय के गांव को क्यों? हिमालय के गांव को क्यों? किसने क्या कहा कि एमएल जो नेहरू थे उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी के जो गांव की सजा है वो हिमालय के गांव को क्यों दी गई। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह आंदोलन चरमोत्कर्ष स्थिति पर है। जो यह आंदोलन था यह आंदोलन चरमोत्कर्ष स्थिति पर था और इस समय इस आंदोलन को बंद करना या स्थगित करना देश दुर्भाग्य से कम नहीं है। क्या कहा था? यह आंदोलन चरमोत्कर्ष स्थिति पर था या है और इस समय इस आंदोलन को बंद करना देश दुर्भाग्य से कम नहीं है। अब हम आगे बात करें तो जो असहयोग आंदोलन हुआ उसकी वजह से महात्मा गांधी को 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया? 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और जो सीएन सीएम वुड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। 6 वर्ष की गांधी जी को सजा सुनाई 13 मार्च
1922 को। लेकिन गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण, गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 5 फरवरी 1924, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा किया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के विरोध में गांधी जी को 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। और जो सीएन ब्रूमवुड थे, उन्होंने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, अर्थात 6 वर्ष का कारावास दिया। और गांधी जी को यानी कि सजा मिली, जिसके तहत गांधी जी वहां पर रह रहे थे। और गांधी जी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। अब हम आगे देखें, ये थी कुछ असहयोग आंदोलन की बातें। अब हम आगे चले, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाए, तो आगे आता है स्वराज दल की स्थापना। किसकी? स्वराज दल की जो स्वराज दल की स्थापना वो मार्च 1923 में की गई। कब की गई? स्वराज दल की स्थापना मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई। और ये किसके द्वारा की गई? तो ये की गई सीआर दास और एमएल नेहरू के द्वारा। सीआर दास और एमएल मोतीलाल नेहरू के द्वारा, एमएल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई। और इसके सचिव की बात करें तो इसका सचिव है, और जिसका सचिव है एमएल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया। किसे बनाया गया? एमएल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, स्वराज दल की स्थापना मार्च 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसके बाद में इसका जो सचिव बनाया गया वो एमएल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद आगे हम बात करें तो हम करेंगे 1924 में जो बेलगांव 1924 में जो बेलगांव कर्नाटक का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का जो बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन 1924 में हुआ, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1924 का बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब हम आगे देखें तो एचआरसी की स्थापना होगी जो चित्तरंजन दास के द्वारा 1924 में की जाएगी। एचआरसी हिंदुस्तान रिपब्लिक, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान, एचआरसी ने एचआरए एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई और यह स्थापना कानपुर में की गई। कहां पर की गई? कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एचआरए का पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई। अब हम आगे देखें तो अब आता है मुख्य घटना आती है, वो आती है काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती।
काकोरी ट्रेन डकैती। और इसका दूसरा नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई। कब घटित हुई? यह घटना 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई। इसमें क्या हुआ, एक सरकारी खजाना था, एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। सहारनपुर टू लखनऊ। एक जो रेलगाड़ी थी वो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। तो इसके जब ये जा रही थी उसके बीच में एक स्टेशन आता है, उसका नाम था काकोरी स्टेशन। कौन सा था? काकोरी स्टेशन। अब काकोरी स्टेशन पर बड़ी फिल्मी स्टाइल के अनुसार ही 3 लोग शामिल थे इसमें। राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसके बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और आसफाक उल्ला खां। इन 3 लोगों ने इस ट्रेन को लूट लिया। कितने लोग थे? 3 लोग थे। उनमें है राम प्रसाद बिस्मिल, इसके बाद में राजेंद्र लाहिड़ी, आसफाक उल्ला खां। इन 3 लोगों ने जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर एक सरकारी खजाने की ट्रेन को लूट लिया। और फिर इन तीनों को, जब इन्होंने इस ट्रेन को लूटा तो इसकी एवज में इन्हें दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई इन्हें? दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और आसफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। जब इन्हें फांसी दी गई तो जो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। किसने कहा था ये? जब इन्हें फांसी दी गई तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। अब हम आगे चले तो इसके बाद में आता है साइमन कमीशन, जिसका गठन नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। और इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। देखते हैं साइमन कमीशन। इसका गठन नवंबर 1927 में किया गया। और जिसका अध्यक्ष सर साइमन जॉन। इसका अध्यक्ष कौन था? सर साइमन जॉन है जो इसका अध्यक्ष था। और इसकी बात करें तो इसमें 7 सदस्यों का गठन किया गया, इसमें से एक भी कोई भारतीय नहीं होने के कारण इसका भारत में जैसे ही ये भारत में फरवरी 1928 में आया, फरवरी 1928 में यह भारत जैसे ही आया और इसका यहाँ पर भारत में बहिष्कार किया गया। इस बहिष्कार करने के पीछे एक ही कारण था, वो था इन 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय न होना। और यहाँ पर नारे लगाए गए साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। साइमन कमीशन आता है 1927 में। कब गठन हुआ था इसका? 1927 में इसका गठन हुआ और यह फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था।
अब हम इसके बाद 27 के बाद 28 की बात करें, 1928 में क्या हुआ, तो 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 1928 में आती है। इसके बाद में जो आता है वो आता है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग, और यह की जाती है दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में जब रावी नदी के किनारे लाहौर का यानी कांग्रेस का जो 44वां अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का जो 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ, उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में जो रावी नदी के किनारे हुआ था, लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस का 44वां अधिवेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद में जैसे ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और इसका मुख्य कारण क्या था, कारण देखें हम, तो इसका मुख्य कारण था जो पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, उसे लागू न करना ही इसका मुख्य कारण था। इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण था 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं करना, ये इसका मुख्य कारण था। और इसी के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, और यह भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस था, फर्स्ट स्वतंत्रता डे, यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता जो दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अब हम आगे बात करें, तो हम आगे बात करते हैं अब गांधी जी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा, और वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को यह शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, ये 6 अप्रैल 1930 को यह शुरू हुआ, और ये 1930, 31 और 32 यानी कि 2 साल चलेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 2 साल चलेगा। अब सविनय अवज्ञा का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कानून का विरोध करना, यानी कि इनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनकी अवहेलना करना। अब इसमें कुछ निर्धारित कार्य किए गए, वो हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला कार्य था वो कानून को तोड़ना, जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाए गए हैं उन्हें तोड़ना। और जो दूसरा कार्य रहा वो नमक कानून तोड़ना। अर्थात सविनय का मतलब ही होता है कानून, और अवज्ञा यानी उसकी अवहेलना करना, यानी कानून को तोड़ना। इसके बाद में तीसरा जो वो है शराब की दुकानों को बंद करना, शराब की दुकानें बंद करना। इसके बाद हम बात करें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यह भी हो सकता है। विदेशी वस्तु बहिष्कार, विदेशी वस्तु बहिष्कार। अभी ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। तो जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा। ठीक है, अंग्रेजों के सामने गांधी जी ने यंग इंडिया
जो पत्रिका थी, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से 11 सूत्री मांगों को गांधी जी ने रखा और इन्हें स्वीकार करने के लिए उन्होंने कहा कि यदि आप 31 जनवरी 1930 तक का इन्हें स्वीकार करने का इन्हें समय दिया गया। जब इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, इनकी जो गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में जो 11 मांगे दी थी, उन्हें 31 जनवरी 1930 तक स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा। गांधी जी ने किसे पत्र लिखा? जो गांधी जी थे उन्होंने इरविन को पत्र लिखा। गांधी जी ने पत्र लिखा, किसे लिखा? इरविन को पत्र लिखा और कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, आपने मुझे पत्थर दिया। कहा कि मैंने रोटी मांगी और आपने पत्थर दिया। अब इंतजार की घड़ी खत्म। ये किसने कहा? ये गांधी जी ने। जब गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, तो गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मैंने रोटी मांगी और आपने पत्थर दिया। अब इंतजार की घड़ी खत्म। अब होगी गांधी जी की दांडी यात्रा। अब गांधी जी शुरू करेंगे इसके विरोध में दांडी यात्रा, अर्थात दांडी मार्च, जो साबरमती आश्रम से शुरू होगी और दांडी गुजरात तक चलेगी। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा ये कहां से शुरू होगी? ये होगी साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू होगी और यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। अब जब ये दांडी मार्च या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, गांधी जी के कितने अनुयायी थे इसमें? गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन में, कितने दिन में? 24 दिन में 240 मील की दूरी गांधी जी ने 24 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की और अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी 24 दिन में तय कर ली। ठीक है, इतनी लंबी दूरी 24 दिन में तय कर ली। जब यह दूरी तय की तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे नेपोलियन के पेरिस मार्च से इसकी तुलना की है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी किससे के साथ तुलना की? जो नेपोलियन के पेरिस मार्च से किससे तुलना की है? सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है। अब इसके बाद हम देखें तो गांधी जी 12 मार्च को शुरू किए हैं और 5 अप्रैल गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे और अगले ही दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। क्या तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। क्या तोड़ा?
6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। एक बार फिर से देख लीजिए, जो दांडी यात्रा थी वो साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू की गई। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी गांधी जी ने मात्र और मात्र 24 दिन में तय कर ली। जब ये इतनी लंबी दूरी इतने कम समय में तय कर ली तो सुभाष चंद्र बोस ने इनकी इस यात्रा के लिए कहा था कि यह नेपोलियन के पेरिस मार्च से इसकी तुलना की है। इसके बाद में बात करें तो गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। अब हमने 1930 तक हम पहुंच चुके हैं। अब 1931, 32 और 33 इस प्रकार से 1930, 31 और 32 इसमें होंगे गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन, उनका संबंध गांधी जी से है, इसलिए उन्हें भी हमें पढ़ना होगा। अब आएंगे गोलमेज सम्मेलन। कितने हुए? 3। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। इसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया। किसने भाग लिया? 89 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने इसमें भाग, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। इसके बाद में बात करें कि भारत से भाग किसने लिया, तो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने इसमें भाग लिया। और राजस्थान से बात करें तो राजस्थान से गंगा सिंह, राजस्थान से किसने भाग लिया? राजस्थान से गंगा सिंह ने जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया। इसके बाद में होगा गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो फिर इरविन के साथ में गांधी जी का एक समझौता होगा, उसे बोला जाएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या होगा? गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1930। डेट ध्यान रखनी है, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1930 को गांधी जी व इरविन के मध्य हुआ। इसके बाद में आएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी भाग लेंगे, क्योंकि गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हो गया है तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ? ये 1931 में इसका आयोजन हुआ। कब आयोजन हुआ इसका सितंबर 1931 में इसका आयोजन हुआ। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसका सितंबर 1931 में इसका आयोजन हुआ। और ये कितने दिन चला? तो ये 84 दिन चला। ठीक है। अब गांधी इरविन समझौता इससे पहले हो चुका है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हो चुका है। तो गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। तो गांधी जी इंग्लैंड में अपने MS राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। किससे पहुंचे? MS राजपूताना जहाज से महात्मा गांधी इंग्लैंड पहुंचे। और जो महात्मा गांधी के साथ इंग्लैंड गए वो एनी बिसेंट थे। उसके बाद में हम बात करें मदन मोहन मालवीय थे। इसके बाद में हम एनी बिसेंट, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, एनी बिसेंट, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बिसेंट, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद हम बात करें तो घनश्याम बिड़ला, ये लोग गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। जब ये गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे तो वहां पर
चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा है। क्या बोला गांधी जी को? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर बोला, अर्धनंगा फकीर बोला। क्या कहा? चर्चिल ने गांधी जी को जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कहा। जब जैसे ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड पहुंचे तो एक इतिहासकार है फंक ने इन्हें देशद्रोही कहा। क्या कहा? देशद्रोही कहा। फंक ने इन्हें देशद्रोही कहा था। और यह आंदोलन कितने दिन चला? तो यह आंदोलन 84 दिन चला। एक बार फिर से देख लीजिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी एमएस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। गांधी जी के साथ एनी बिसेंट घनश्याम बिरला है, उसके बाद में सरोजिनी नायडू है, उसके बाद में मदन मोहन मालवीय, ये लोग भी वहां पर गए। जैसे ही गांधी जी पहुंचे, गांधी जी को चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कहा है। इसके बाद में फंक की बात करें तो एक इतिहासकार है फंक, जिसने गांधी जी को इंग्लैंड जाने पर देशद्रोही कहा। और ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ वो सितंबर 1931 में इसका आयोजन हुआ। कब आयोजन है इसका? सितंबर 1900। अब हम बात करते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में कुछ बात और करेंगे। अब आता है तीसरा गोलमेज। तीसरा गोलमेज सम्मेलन यह 1932 में हुआ। कब हुआ था ये? पहला 1930, 31 और 32। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ और ये लगभग 37 दिन चला। कितने दिन चला? 37 दिन ये चला। इसके बाद हम बात करें तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब हम थोड़ी आगे बात करें तो अब हम बात करते हैं सांप्रदायिक पंचांग। सांप्रदायिक पंचांग घोषणा। यह घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई। कब की गई? सांप्रदायिक पंचांग जो घोषणा थी वो 16 अगस्त 1932 को की गई। और इसमें दलितों के लिए, देखिए दलितों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली की सुविधा लागू की गई। जो दलित थे, दलितों के लिए हिंदुओं से पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली, पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली लागू की गई। क्या की गई? दलितों के लिए हिंदुओं से पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली लागू की गई। इसके बाद में आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ। गांधी जी एक तरफ थे, गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। और ये जो पूना पैक्ट हुआ वो यरवदा, कहां पर संपन्न हुआ? ये यरवदा जेल में संपन्न हुआ। पूना पैक्ट यरवदा जेल में संपन्न हुआ। और इसमें अम्बेडकर जी ने हरिजनों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग वापस ले ली। हरिजनों की पृथक यानी हरिजनों की पृथक प्रतिनिधित्व
हरिजनों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग वापस ली। ठीक है, गांधी जी ने हरिजनों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग वापस ली। तो दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।